नमस्कार। आज हम शोध संवाद रिसर्च फोरम के तहत जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है हिंदी कथा साहित्य में स्त्री राजनीति। साथियों, स्त्री राजनीति वर्तमान में कहा जाए तो चुनाव जीतने का एक बड़ा ही निकट का मामला है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि चुनाव के दौरान अचानक छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की नायिकाओं को चुनाव में टिकट दिया जाता है और वे चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं। ऐसे में एक अलग सा माहौल बनता है और फिर साल भर जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ती हैं उस हिसाब से हमारी कुछ गतिविधियां नए नए रूप धारण करती हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आज का शीर्षक है हिंदी कथा साहित्य में स्त्री राजनीति, तो मैं सबसे पहले स्त्री राजनीति को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसके मायने क्या क्या हैं। सीधे सीधे स्त्री और राजनीति पहला मुद्दा ठहरता है, अर्थात राजनीति में स्त्री की क्या जगह है। क्योंकि राजनीति में एक स्त्री पार्टी सुप्रीमो भी होती है, सामान्य कार्यकर्ता भी होती है, साथ ही एक स्त्री वोटर भी होती है और तो और एक स्त्री बलात्कृता होती है। तो इन सारी स्त्रियों की हकीकत में कौन सी राजनीतिक पहचान हमें देखने को मिलती है। इसलिए जो स्त्री और राजनीति पदबंध बना हुआ है यहाँ, उसके तहत यह पहला मुद्दा है। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा बनता है कि स्त्री के साथ कैसी राजनीति हो रही है, साथ ही स्त्री कैसी राजनीति कर रही है। इतना ही मामला ठहर नहीं जाता, बल्कि एक सबसे बारीक मामला जो आज देखा जा रहा है वह है एक स्त्री दूसरी कार्यकर्ता स्त्री या नेता स्त्री या अन्य किसी भी स्त्री के साथ किस तरह से राजनीति कर रही है। इसलिए स्त्री राजनीति के मोटे तौर पर जो आयाम ठहरते हैं उसमें पहला है कि राजनीति में स्त्री की क्या जगह है, दूसरा स्त्री के साथ कैसी राजनीति होती है, और तीसरा एक स्त्री कैसी राजनीति करती है विशेषकर दूसरी स्त्री के साथ। इतने हमारे मोटे तौर पर आयाम ठहरते हैं। और में यदि वर्तमान हालात पर नज़र ली जाए तो एक बात बहुत ही कॉमन सी दिखाई पड़ेगी कि पहली लोकसभा चुनाव से संसद में पहुंची स्त्रियों की संख्या, सांसदों की संख्या 17 रही, जो 17वीं लोकसभा की संसद में पहुंच गई 78। साथ ही पंचायत में और स्थानीय जो चुनाव है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसे में ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ेगी, इसके प्रति तो हम आश्वस्त हैं ही। दूसरी ओर 33% के आरक्षण का जो दावा है, भले ही आज किन्हीं कारणों से अटका पड़ा हुआ है, लेकिन उम्मीद ही नहीं, पूरे आश्वस्त होकर हम कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल 33% का दावा भी पूरा होगा। सवाल इतना ही आकर आज चिंता के रूप में हमारे बीच है कि स्त्रियों को कैसे राजनीति में अधिक से अधिक संख्या में लाया जाए। लेकिन
मेरे इस शोध संवाद का केंद्रीय पहलू यह है कि राजनीति में आई या पधारी या स्थापित हो चुकी स्त्रियां कैसे सार्थक भूमिका निभाए, क्योंकि देखा यह जाता है कि स्त्रियां राजनीति में आती तो हैं लेकिन टिक नहीं पाती और उसे छोड़कर किसी अन्य दिशा को अपनाती है। इस मामले से जब हम जुड़ते हैं तो सीधे सीधे समाज में और साहित्य में एक अंतर देखा जाता है। समाज का मामला यह है कि स्त्रियां अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर अवश्य ही राजनीति में सक्रिय दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन साहित्य का मामला है जहां चाहे हम देखें तो ये आम रास्ता नहीं, जो रजनी गुप्त का उपन्यास है, हसीनाबाद गीता श्री का उपन्यास है, यीशु की कीलें किरण सिंह की कहानी है, 33% नीलाक्षी, मेरे देश की मिट्टी आहा मृदुला गर्ग की कहानी है, साथ ही फैसला कहानी मैत्रेयी पुष्पा की है। तो इन तमाम रचनाओं के आलोक में यदि देखा जाए तो अधिकांश में स्त्रियां राजनीति में आती हैं, लेकिन राजनीति को अलविदा कहकर दूसरी ओर बढ़ चलती हैं। ऐसे में समाज में जिस तरह से राजनीति में स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं, उनकी गतिविधियों पर एक संदेह होना स्वाभाविक है। एक सवाल उठता है कि राजनीति में जब स्त्रियां आती हैं तो किसी तरह बनी हुई हैं, निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और साहित्य में स्त्रियां राजनीति छोड़कर दूसरा मार्ग आती है, तो इसमें सच्चाई कहाँ है? इसके तालमेल को या इसके बीच के संबंध को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जिन कारणों से एक स्त्री राजनीति में आती है उस पर यदि हम दृष्टि डालें तो यह माना जाता है कि एक स्त्री जब तक एक सुचिंतित योजना के साथ राजनीति में नहीं आएगी तब तक वह राजनीति में अपनी जगह बना पाएगी, इसमें पूरा का पूरा संदेह है। इसलिए लेना चाहूँगा रजनी गुप्त के उपन्यास ये आम रास्ता नहीं का, जिसमें एक अनुभवी स्त्री नेता यह स्वीकार करती हैं कि एक स्त्री को आखिर राजनीति में कब आना चाहिए। लिखती हैं, प्रदेश में बलीकरण के लिए किए गए वादों को पूरी तरह लागू कराना होगा। हमें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा साक्षर और सबल बन। इतना ही नहीं, आगे वे कहती हैं कि सचमुच महिला शक्ति ने पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की आंखें खोल दी। अब देखो, पंचायतों में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण के चलते पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर मैदान में आ डटी है। आगे अपनी योजनाओं के बारे में एक स्त्री पात्र कहती है, गांव में परिवार नियोजन के बारे में हर महिला को सचेत करना हमारा सबसे ज़रूरी मिशन है। हमें आधी दुनिया यानी स्त्री शक्ति को इस दिशा में प्रेरित करना है कि वे अपनी योग्यता और मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकती है। जब तक अपने पैरों पर खड़े होने की चेतना अपने अंदर नहीं जागेगी, तब तक उनका खोया आत्मविश्वास कहाँ से आएगा। हम ये समझ सकते हैं इतने संकेत से कि एक स्त्री समाज के प्रति सेवामूलक दृष्टिकोण से प्रेरित सुचिंतित परिकल्पनाओं के साथ यदि राजनीति में आती हैं, तभी उनका आना मायने रखता है। अन्यथा राजनीति में तो चुनाव के ठीक पहले छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे तक की नायिकाओं को बड़ी आसानी से टिकट दे दिया जाता है, चुनाव लड़ती हैं और जीत भी जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण
हमारा आज का राजनीतिक परिवेश है। लेकिन लेखिका मानती हैं कि इस तरह से राजनीति में आने से काम नहीं चलेगा, बल्कि स्त्री के पास होनी चाहिए। यही मैं एक संकेत करना चाहूंगा आप हुदरी की तरफ, कि रमणिका गुप्ता को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, इस पर हम आगे चर्चा में आएंगे। फिलहाल इतना कि भले ही व्यक्तिगत स्तर पर कई मुश्किलों का सामना रमणिका गुप्ता करती हैं, झेलती हैं और आगे बढ़ती हैं, लेकिन इसके बीच उन्होंने अपनी योजनाओं को जिस तरह से, जिस जीवटता से उन्होंने साकार किया है, वह अपने आप में एक मिसाल है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ तात्कालिक वोट की राजनीति के कारण जिस तरह से आज राजनीति में स्त्रियों को प्रवेश दिया जा रहा है या स्त्रियों का पदार्पण हो रहा है एक चुनावी उत्सव की तरह, उससे नहीं लगता कि राजनीति को स्त्री दृष्टि से कहीं भी लोकतांत्रिक बल मिल पाएगा। अब हम हैं कि आखिर पहली समस्या स्त्री के सामने क्या है। मीडिया हो या समाज हो या घर परिवार हो, यह धारणा बड़ी मजबूती के साथ हमें हतोत्साहित करती है। स्त्री जब राजनीति में आती है तो उसे देह के साथ समझौता करना पड़ता है और इस कारण से उसका राजनीति में बने रहना मुश्किल हो जाता है। सवाल जितना यह कॉमन है, जितना व्यापक है, उतना ही सतही भी। सिर्फ इतने ही स्वीकार लेने से हमारी बात बच जाएगी, ऐसी बात नहीं है। देखा यह गया है कि एक स्त्री जब राजनीति में आती है तो उसे दैहिक आम हैं और जिस तरह से मृदुला गर्ग हो या यीशु की कीले कहानी की रचनाकार किरण सिंह हो या फिर ये आम रास्ता नहीं की रचनाकार रजनी गुप्त हो, इतना ही नहीं, अपनी आत्मकथा आप हुदरी में रमणिका गुप्ता ने जिस संजीदगी से इस समस्या को उठाया है, उन सबों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो पार्टी ऑफिस स्त्रियों के लिए एक कोठे की तरह है। जैसे स्त्रियों के लिए यह कोठा है, इसका मतलब यह है कि स्त्री अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पार्टी ऑफिस के प्रति आकर्षित होती है। इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीति आज सत्ता को शक्ति के रूप में जीने का एक अच्छा अवसर देती है और वहाँ पैसा भी है, नाम भी है। इसलिए ऐसी महत्वाकांक्षाएं पुरुषों के अंदर भी है और स्त्रियों के साथ भी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से दिखाया जाता है कि राजनीति में स्त्रियों के प्रति पुरुषों की कामुक प्रवृत्ति सिर चढ़कर बोल रही है, मानो स्त्री राजनीति में पुरुष को एक भोगी, कामुक जीव ना कहें, कीड़ा के रूप में देखती है। यह अति हो सकती है मेरी समझ की, लेकिन इससे हम नज़रअंदाज करें तो कैसे, क्योंकि इसी तरह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। खासकर मैं बात करूंगा ये आम रास्ता नहीं कि वो आधार बनाकर रजनी गुप्त ने दिखाया है कि एक 80 साल की जो महिला है राजनीति में, उससे जब उनकी नायिका मृदु पूछती है कि आप राजनीति में आखिर कैसे इतने दिनों तक बनी रही, तो उनका कहना है वह मृदु कहती है कि मैं तो अभी से इस चक्रव्यूह में फंसती जा रही हूँ।
साल 2 साल से चक्कर काट रही हूँ, मगर हासिल क्या रहा? कुछ भी तो नहीं। अब तो घर वाले भी साथ नहीं देते, क्या करूँ? ऐसे में अनुभवी स्त्री कहती है, सुंदर होना यह अभिशाप बन जाता है। पहले तो वे सुंदरता के कसीदे काढ़ेंगे, और उसके बाद इसकी काबिलियत की झूठ मूठ तारीफ़ें करेंगे, मगर हस्तगत होते ही सारी की सारी काबिलियत एक कोने में धरी रह जाएगी। फिर तो वह मुफ्त का माल बन जाती है। यह है एक उम्रदराज स्त्री नेता का अनुभव। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कैसे एक स्त्री को अपने देह के साथ समझौता की स्थिति में आना पड़ता है। यहाँ खासकर यदि हम यीशु की कीले की बात करें, किरण सिंह की कहानी है, उसमें एक चरित्र है भारती, जिसे राजनीति में लाया गया है और इस सोच के तहत लाया गया है कि उसकी मदद से पार्टी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना है। और यह बयान है उस भारती का कि 11 वर्ष से ही उसका दैहिक शोषण कैसे राजनीति में होता रहा है। वे कहती है कि जब कभी कोई राजनीतिक जलसा होता तब उसे कच्छे की तरह झिल्ली, कुंवारेपन की झिल्ली पहना दी जाती थी और बड़े अधिकारी हो, नेता हो, व्यवसायी हो, उनके सामने परोस दिया जाता था। अंततः उसका गर्भाशय भी निकाल दिया गया ताकि उसका मुक्त भोग किया जा सके। और इस संदर्भ एक उदाहरण या उद्धरण न रख करके सिर्फ एक बात को हम जान लें, बड़ी पीड़ा कैसे किरण सिंह ने उकेरा है। भारती कहती है कि मेरे शरीर के हर छेद से न जाने कितना सादा पानी पिलाया गया कि मेरा खून सफेद हो गया। हम समझ सकते हैं कि राजनीति में स्त्री के प्रति पुरुषों की जो दैहिक वृत्ति है कितनी क्रूर और कितनी निःशंसता को प्राप्त कर चुकी है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, जिसके कारण यदि राजनीति में बनी रहना है स्त्री को, तब तो अच्छी बात है कि वह स्थिति को स्वीकार कर ले, समझौता कर ले, अन्यथा राजनीति छोड़कर चली जाए। इसी क्रम में मैं कुछ संदर्भ रखना चाहूँगा, विशेषकर रमणिका गुप्ता की आत्मकथा से, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एक स्त्री जब पुरुष के साथ, नेता के साथ दैहिक संबंध में आती है तो उसकी कैसी अनुभूति रहती है। बड़ी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया। सबसे पहले तो यह देखें कि राज्य सरकार या राज्य की राजनीति में या राज्य के मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या उसके छुट भैया नेता हों या फिर प्रधानमंत्री तक के भी उम्मीदवार या उसकी दावेदारी करने वाले मंत्री ही क्यों ना हो, वे सब के सब रमणिका गुप्ता का शोषण किया। सबसे पहले उन्हें बिहार के अब राज्य के मंत्री लोकेश झा और दिलीप उद्घाटन किया कि कैसे वे दिल्ली ले गए एक मीटिंग के नाम पर और वहां जाकर रमणिका गुप्ता के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित किए और उसे ही अंततः मीटिंग बनाकर हंसते हुए मामला को रफा दफा कर देना चाहा। और रमणिका गुप्ता लौट कर आती है और समझती है और स्वीकार करती है कि अब ऐसा मौका कभी उठाने नहीं देंगे। इसी तरह से सबसे विकृत स्थिति आती है जब बिहार के तत्कालीन बिहार के भी सहाय मुख्यमंत्री, जिन्हें जब मिलने गई किसी योजना के तहत, ऐसा नहीं कि सिर्फ चमक दमक और मौज मस्ती या सिर्फ राजनीति में एक ओहदा पाने के लालच में
रमणिका गुप्ता गई होंगी, बल्कि वहाँ कैसे महिलाओं के कल्याण के लिए एक योजना को सफल बनाया जाए धनबाद में, इस नीति के तहत, इस सोच के तहत मुख्यमंत्री साहब के पास गई थी, जहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि तुम तो मेरा मन जीत ली, और बड़ी संजीदगी से, बड़ी बलजोरी के साथ उसे अपने आगोश में उन्होंने लिया कि और कहा, चूमा भी। और उस समय रमणिका गुप्ता विरोध नहीं कर पा रही है। इतना ही नहीं, और एक संदर्भ रखना चाहूँगा जिससे पता चलता है कि राष्ट्रपति पद की दावेदारी करने वाले भी नेता कैसे इस क्षेत्र में पूरी बेशर्मी के साथ उतरे हुए थे। उन दिनों उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी का उदाहरण दिया, और उन्होंने स्वीकार कि नीलम संजीव रेड्डी स्त्रियों के सामने कभी भी अपनी मन मर्जी नंग धड़ंग खड़े हो जाते और संबंध बनाने का आमंत्रण देते। और उन्होंने यह भी लिखा है कि शायद इसी वजह से आयरन लेडी इंदिरा गांधी ने कभी भी समर्थन नहीं दिया कि उन्हें राष्ट्रपति बनाया जाए, लेकिन बाद में वे राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बन पाते। तो सवाल यह उठता है कि ऐसे नेताओं को स्त्री भोग के लिए अवसर मिलते कैसे हैं? इसे सतही धरातल पर देखने से और पुरुष नेताओं को अपमानित करने या उसके बारे में एक गलत छवि या निकृष्ट छवि बनाने से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि इस संदर्भ की गहराई में जिस तरह से रमणिका गुप्ता जाती हैं अपनी रचना आप हुदरी में, और दूसरी तरफ इस क्षेत्र में रचना आती है रजनी गुप्त की ये आम रास्ता नहीं में, कि एक स्त्री जब पुरुष नेताओं के संपर्क में आती है तो उसे उसके संपर्क में रहना अच्छा नहीं लगता, अपमानजनक महसूस होता है। इसके बावजूद वह उसमें बनी रहती है। इस बारे में रमणिका गुप्ता लिखती हैं कि अब मैं कहूं कि वह मेरा शोषण था तो शायद यह गलत बयानी होगी। क्यों गलत बयानी होगी? मुझे मुख्यमंत्री का सुरक्षा कवच मिल रहा था, शायद यह ज़्यादा भरोसेमंद था छद्म नैतिकता से। यह मुझे राज्य मंत्री लोकेश झा और दिलीप जैसे दरिंदों के हाथ में पड़ने से बेहतर लग रहा था। वे यह भी मानती हैं कि यह व्यापार नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं इसमें एक लक्ष्य है जो उस नेता का और एक स्त्री नेता का भी एक जैसा रहता है। उन दोनों के बीच व्यावहारिकता के नाम पे समझौता होता है, और आपस में एक बात जो उभर कर आती है कि इसी तरह से यदि स्त्रियां उनके साथ रहीं, इन नेताओं के साथ जो उन्हें दैहिक शोषण करते देखे जाते हैं समाज की नज़र में, तो उनका कहना है कि कैसे एक रक्षा कवच बन जाते हैं ऐसे नेता। क्योंकि जहाँ भी जाए स्त्री राजनीति में, नेता तो नेता, उसके बॉडीगार्ड भी दैहिक शोषण की किसी भी सीमा में नहीं रह पाते, हर सीमा को तोड़ते हैं। रमणिका गुप्ता ने इसका भी जिक्र किया है। तो यह कुल मिलाकर देखा जाए तो रमणिका गुप्ता कहीं से भी यदि स्त्री का राजनीति में शोषण हो रहा है, विशेषकर दैहिक शोषण हो रहा है, तो उसे शोषण के रूप में नहीं ले रही है, बल्कि उसे आपसी समझौता और उस समझौते के जरिए राजनीति में बने रहने के लिए जरूरी रक्षा कवच के रूप में लेती है। यानी कि जब तक ऐसे बड़े नेताओं के संपर्क में नहीं आए, तब तक एक रक्षा कवच उसे नहीं मिल पाएगी, जिसके जरिए वे लोकल नेताओं को और अधिकारियों को भी अपने अधीन रखने में सफल हो पाएंगे।
लेकिन इससे भी बड़ी बात तब कह रही हैं रमणिका गुप्ता कि जब हरदेव सिंह, जिसने गलत व्यवहार किया था रमणिका गुप्ता के साथ, और उनकी शिकायत उन्होंने की थी उस समय, सबसे पहले श्रीमती मुखर्जी कहती हैं, फिर वो बनर्जी बनती हैं, श्रीमती बनर्जी जो पार्टी अध्यक्ष भी रही, उनसे जब शिकायत करती हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि राजनीति में यह सब तो होता ही है, इंदिरा गांधी को भी यह झेलना पड़ा। आश्चर्य की बात है, आयरन लेडी। हो सकता है कि उन दिनों इंदिरा गांधी आयरन लेडी नहीं बन पाई थी, लेकिन आयरन लेडी बनने की प्रक्रिया में उनके साथ भी यदि इसी तरह के नहीं तो इस तरह के कुछ मिलते जुलते संदर्भ अवश्य घटित हुए थे। इसलिए आखिर शिकायत करे तो किससे? स्थानीय नेता नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री वे तो खुद शामिल हैं, राष्ट्रपति जैसे पद के दावेदार वे खुद उसी रूप में हैं, और कल को वे राष्ट्रपति बन भी जाते हैं। अब सवाल है कि एक स्त्री ऐसे संदर्भों में आखिर जाए तो कहाँ जाए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि रमणिका गुप्ता जैसी नेता को राजनीति से अलविदा तो नहीं करना पड़ा, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अलविदा होना पड़ा, और फिर वह समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करती है, और फिर वही कहती है कि वहाँ भी इस तरह के लोग मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे माहौल में एक स्त्री कैसे अपनी संकल्पनाओं को, अपने सेवामूलक अवधारणाओं को कैसे साकार कर पाएगी, जब उसे देह से ही पहले लड़ना पड़ रहा है। इसी तरह से देखा जाए तो 2013 में जो रचना आ रही है रजनी गुप्त की, ये आम रास्ता नहीं है। उसमें उनकी नायिका मृदु भी ऐसा ही कुछ स्वीकार करती है कि साधारण नेताओं से, छोटे मोटे नेताओं से शोषित होने से अच्छा है कि किसी बड़े नेता के संपर्क में हम आ जाएं, तो अपने आप ये छोटे भैये नेता सरक लेते हैं। लेकिन सवाल तो वही है। अब ऐसे माहौल में हमने देखा कि कैसे एक स्त्री के प्रति पुरुष की निगाह कामुक बनी रहती है राजनीति में। ये आम रास्ता नहीं में पार्टी अध्यक्ष का एक बयान है मृदु के लिए कि यदि तुम सच सुनना ही चाहती है तो सुन। और आगे वे बताते हैं कि कैसे नेता उसे लपक कर गपक लेना चाहते हैं। अब ऐसी भाषा पर आपत्ति हो सकती है कि खुले में कैसे हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, लेकिन जब सच्चाई इससे भी कहीं घिनौनी है तो उसे तो सामने रखने की जरूरत महसूस होनी ही चाहिए। और मृदु जिस तरह से संपर्क में रह जा रही है पार्टी अध्यक्ष के, उसी तरह से अन्य महिलाओं को भी क्या आज जो राजनीति में दिख रही है इसी तरह से आगे बढ़ने की प्रक्रिया अपनानी पड़ रही है? एक सवाल तो बनता है। इसलिए जो बेसिक मुद्दा मैं जो उठाना चाह रहा हूं आज के इस शोध संवाद के जरिए, कि लेखिकाओं ने स्त्री देह के मामले को जिस तरह से राजनीति में मुद्दा, क्या ऐसे मुद्दे जारी रहते हैं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में और स्त्रियां चुप रहती हैं? अब ऐसे समय में क्या अपेक्षा एक स्त्री नेता या स्त्री नेता जो मुख्यमंत्री है या ऊंचे पद पर है, उनसे हम क्या उम्मीद करें? एक बात बनती है। इस संदर्भ में यह कहना बहुत लाजमी है कि एक स्त्री यदि स्त्री के साथ हो रहे अत्याचार को राजनीति के लिए स्वाभाविक बात मान ले, तब इसका विरोध प्रतिरोध
होने की कोई संभावना नहीं दिखती है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? और उन दिनों भी क्यों नहीं हुआ? या ये आम रास्ता नहीं? रचना में जिस तरह से स्त्री के दैहिक शोषण का मामला उठाया गया, तो उस समय भी कुछ महिलाएं, 2013 की बात है जब, तो कुछ महिलाएं तो सत्ता की में हैं, मुख्य राजनीति के मुख्य पद पर तो हैं। क्या वे ऐसी सच्चाई से बेखबर हैं या स्वीकार कर चुकी हैं कि चलो यह तो साधारण सी बात है? यदि यह साधारण सी बात है तो फिर एक स्त्री ऐसी साधारण बात की अभ्यस्त रचना में नहीं हो पा रही है, और यदि राजनीति में भीड़ लगी हुई है तो क्या हम मान लें कि राजनीति में जितनी महिलाएं हैं उन सबों के साथ ऐसी स्थितियां आती रहती हैं या आई हैं? सीधे सीधे कहा जाएगा कि ऐसा हम सरलीकरण नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर समाज में जो सरलीकरण दिखता है वह राजनीति में, वह साहित्य में श्रेष्ठ कथ्य की उपलब्धि क्यों? यह एक बात तो बनती ही है। तो राजनीति जो समाज में हो रही है और राजनीति जो साहित्य में दिखाई जा रही है, इसके बीच कहाँ तालमेल है? यह तो तलाश करने की बात है, यह शोध की बात है। लेकिन आश्चर्य नहीं, बहुत ही घृणा के स्तर तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जिसे मैं आज साझा कर रहा हूं, और साथ ही एक उम्मीद भी जोड़ता हूं उसके साथ, कि आज हमारे प्रोफेसर साथी हों या लेखक साथी, सामान्य स्तर के हों या विशेष स्तर को प्राप्त हों, हमारे गुरु समान भी क्यों ना हो, जब उनसे मैंने आग्रह किया कि कृपया राजनीति में सक्रिय स्त्रियों पर केंद्रित या उस चरित्र को केंद्र में रखकर कोई रचना, हिंद उपन्यास, कहानी, कविता यदि कुछ हो तो उसकी सूचना उपलब्ध कराएं। सारे के सारे तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं 98 से 99% हमारे साथी मौन रह गए। क्या कारण हो सकता है? पहला कारण हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति ने इस तरह की मांग की है तो क्या ध्यान दिया जाए। दूसरा यह भी हो सकता है कि उनके लिए यह मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरा यह हो सकता है कि उन्होंने ऐसी रचनाएं पढ़ी ही नहीं है। चौथा यह है कि यदि उन्होंने जरूरी समझा होता ऐसे विषय को तो वे तलाशते और अपने आलोचकीय और लेखकीय दायित्व के तहत उन रचनाओं को अवश्य ही सामने लाने की कोशिश करते, लेकिन ऐसी कोशिश मिली। सुन रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी रचनाओं को अवश्य ही हमारे समक्ष उपस्थित करें, हमें उससे परिचित होने का अवसर दें, ताकि हम और इस दिशा में एक काम कर पाएंगे और आज की एक दिशा मिल पाएगी। अब बात जुड़ती है राजनीति के किसी अन्य पहलू की ओर। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे राजनीति में स्त्री के प्रति पुरुष की दृष्टि को एक बारगी ठहरा दिया गया कि पुरुष कामुक है हर तरह से। दूसरा यह कि एक स्त्री जो पहले से राजनीति में स्थापित है, वे अपना दायित्व महसूस नहीं करती कि ऐसी शोषण की प्रक्रिया में पड़ी हुई स्त्री कार्यकर्ता के प्रति किसी तरह के प्रतिरोध मूलक दायित्व का निर्वाह करे। ऐसा भी नहीं देखने को मिलता है। और तीसरा के लिए ऐसे माहौल में बड़ी दिक्कत वाली बात आती है कि आखिर एक स्त्री के लिए परिवेश कैसे अनुकूल बन पाएगा। यही मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा बड़े आश्चर्य के साथ कि जब समकालीन कथा साहित्य में या कहानी में या साहित्य में स्त्री विमर्श को लेकर जब चर्चा होती है और इस
शीर्षक के तहत नए विमर्श, तो नए विमर्श को भी स्त्री विमर्श मान लिया गया। चले ठीक है, यदि आपकी नज़र में स्त्री विमर्श नया विमर्श है तो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे नए संदर्भों से जुड़ने की भी बिना उठाए वही स्त्री पुरुष का दाम्पत्य, प्रेम का त्रिकोण, सभ्यता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर स्त्री पुरुष के खुले संबंध, इस पर भरपूर चर्चा करते हैं। लेकिन राजनीति में स्त्री की कौन सी दशा है और उस दशा में स्त्री किस दिशा को प्राप्त करने के लिए, अर्जित करने के लिए या उसके साथ समझौता करने के लिए विवश है, इस पर ध्यान तक नहीं जाता है और स्त्री विमर्श नया विमर्श के रूप में पूरा भी हो जाता है। यह आश्चर्य की बात है। इसलिए मेरा आग्रह है कि यदि हम स्त्री विमर्श के तहत इस पहलू को जोड़ पाएं, कम से कम लोगों की नज़र में ला पाएं, तो भले ही आज जितनी रचनाओं से परिचय है, बहुत ही संख्या में कम नहीं, अंगुलियों पर गिनी जा सकती है वह संख्या, वह पर्याप्त संख्या नहीं है कि उसको लेकर बहुत बड़ा वितंडा खड़ा किया जाए। लेकिन विषय इतना गंभीर है कि उस पर बेहद जरूरी बहस की जानी चाहिए। इसलिए हमारे शोधार्थी हैं, हमारे अध्यापक मित्र हैं, हमारे लेखक मित्र हैं, उनसे एक आग्रह है कि ऐसे संदर्भ से जुड़े ग्रंथों को हमारे सामने लाएं, उसे चर्चा का हिस्सा बनाएं। तो यह एक बात रही कि कैसे देह के मामले में स्त्री कुचक्र में घिरी हुई अपने आप को पाती है। अब दूसरी ओर हम चलते हैं कि राजनीति कैसे हुई, तो इसमें भरपूर मात्रा में दिखा दिया जाता है कि राजनीति में स्त्री की देह का इस्तेमाल राजनेता अपनी पसंद से करते रहे, स्त्रियां मौन रहती हैं। यह हुआ देह का मामला। बड़ा गर्व होता है रमणिका गुप्ता की देह की संचालिका मैं खुद हूँ, मैं किसी और से संचालित नहीं हूँ। और विमर्श में देह मुक्ति का बड़ा सुखद आभामंडल तैयार कर लिया गया है कि देह मुक्ति का मतलब है कि हम अपनी मर्जी से, जब देह मेरी तो हम इस देह की मालकिन, और इसका इस्तेमाल कैसे हो, कहाँ हो, किसके साथ हो, वह हमारी इच्छा पर निर्भर है। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ ऐसे स्त्री विमर्शकारों से कि क्या अपनी इच्छा से संचालित होती है या राजनीतिक जरूरत के तहत इस्तेमाल हो रही है। राजनीति के व्याकरण, इसे जरा हम समझें। व्याकरण में कई तत्व हैं, कई उसके अवयव हैं, और उनको संयोजित करने वाला जो तत्व है का, के, की, दे, ये जो इस तरह से स्त्री के संदर्भ में राजनीति का क्या व्याकरण ठहरता है और उसमें संयोजिका शक्ति क्या है, तो वह तो देह ही है एक स्त्री के मामले में। तो सवाल यह होता है क्या अपनी मर्जी से, तो अपनी मर्जी से ही स्थिति में जीना पड़ता है एक स्त्री को। रमणिका गुप्ता जीते जीते कभी कांग्रेस से, कभी समाजवादी पार्टी से रही, उम्र हो गई और फिर झेलने की स्थिति नहीं आई। लेकिन जो नई स्त्रियां हैं उसके लिए उन्होंने क्या किया, सवाल यहाँ उठना चाहिए, क्योंकि में भी सक्रिय रही। क्यों नहीं इस तरह के अत्याचार को भरपूर प्रतिरोध प्रदान किया गया। प्रोफेसर साथी हैं विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, उनसे जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ होता रमणिका गुप्ता के साथ तो जरूर वो विरोध करती, यकीन ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात, यकीन हो भी कैसे। लेकिन उससे बड़ा मामला यह है कि कैसे ऐसे संदर्भों में मौन रह जाती है। मी टू बीच में आया था प्रकरण, ऐसी नेत्रियां, ऐसी महिलाएं जो राजनीति में हैं,
उनके साथ भी तो घटनाएं घटी, वे क्यों नहीं सामने आई? क्योंकि उसे आज भी राजनीतिक सुरक्षा चाहिए, या राजनीतिक सुरक्षा नहीं तो चस्का चाहिए। ये आम रास्ता नहीं में कहा गया है कि राजनीति ऐसी कुत्ती चीज है कि जिसका एक बार चस्का लग जाए, मजा मिल जाए तो फिर छोड़े नहीं बनती है। मेरी समझ में राजनीति ऐसा गलियारा है जहां एक बार पांव पड़े तो फिसलते ही जाना है। अब ऐसे समय में हम कैसे यह मान लें कि स्त्री समाज राजनीतिक दुराचार के प्रति सजग है, प्रतिरोध की स्थिति में है? मेरी समझ से प्रतिरोध की स्थिति में आज भी नहीं आ पाई है। एक बात का जिक्र रमणिका गुप्ता करती हैं कि जब नई महिलाएं, जब नई स्त्रियां राजनीति में आती हैं तो पुरानी स्त्रियों की ईर्ष्या जगती है, उसे अपनी अस्मिता खतरे में दिखाई पड़ती है और तब झगड़े बढ़ते हैं और इस झगड़े का फायदा फिर राजनीति में गुटबाजी करने वाले पुरुष जो साथी होते हैं इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी तरह से उस स्त्री को सिर्फ एक मोहरा बनाकर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में हम न तो आज साहित्य में स्त्री विमर्श को समग्रता में देख पाने की स्थिति में हैं और ना ही इसी वजह से हकीकत में राजनीति में आई स्त्रियों के साथ जो यथा स्थिति है उसके प्रति हम अपने शोध मूलक आचरण को विकसित कर पा रहे हैं। हमारे प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर बहुत सटीक वर्णन करते हैं, बहुत अच्छा, कि शोध सिर्फ किताबों को पढ़कर हम करते हैं। सवाल यह बनता है, वह भी अकादमिक परिदृश्य में, सवाल उठाने के लिए रचा गया था, लेकिन अकादमिक परिदृश्य में या शोध के परिदृश्य में देखा यह जाता है कि साहित्य को किन्हीं सवालों के बीच रख दिया गया है, रेडीमेड सवाल। फिर कहाँ से ऐसे साहित्य के प्रति तटस्थ शोध की परिकल्पना भी जग पाएगी? इसलिए जरूरी है आज कि हमारे जो साथी शोध की दिशा में हैं, शोध मूलक कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं तो समझता हूँ कि जो शोध करवाते हैं उनके लिए एक ज़रूरी चुनौती है कि कैसे हकीकत में राजनीति में स्त्रियों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है, वहाँ उनके शोषण का प्रतिरोध कोई मुद्दा नहीं बनता है, जबकि साहित्य में सिर्फ शोषण ही शोषण भरा हुआ है। तो साहित्य या तो झूठ है या वो जिस तरह से अपनी चमक दमक दिखा रही है राजनीति में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करती हुई एक अलग आभा मंडल तैयार कर रही है, या तो वो गलत है। दोनों में से एक गलत है, या इन दोनों के बीच क्या यथा स्थिति है उसकी तलाश की जाए। हमारे कुछ साथी यहाँ रख रहे हैं कि सौंदर्य एक सीढ़ी है, सो तो है ही है। सुंदर स्त्री किसे पसंद नहीं है, सुंदर स्त्री का पास होना ही एक अलग सा अनुभव दे जाता है। सवाल यह है कि उसकी सुंदरता का बिंब किसने गढ़ा। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि देह मुक्ति की बात हम करते हैं, क्या एक स्त्री जब राजनीति में आती है तो जो सौंदर्य की बनी बनाई अवधारणा है उसका संस्कार करके आती है? संभव है? बिल्कुल ही नहीं। एक पुरुष स्त्री के सौंदर्य को देखना चाहता है और स्त्री उस सौंदर्य को जरूरी भी मानती है। इसलिए देह मुक्ति का मतलब सिर्फ देह की मनमर्जी इस्तेमाल, देह के मनमर्जी इस्तेमाल नहीं है, अपने अनुसार जीना नहीं है, बल्कि देह संबंधी जो अवधारणाएं समाज में व्याप्त है उससे मुक्त होना जरूरी है। समाज को मुक्त करना जरूरी है, पुरुषों को भी मुक्त करना जरूरी है, स्त्रियों को भी उस सौंदर्य संबंधी जो सामंती सोच है
सामंती धारणा है, प्रचलित धारणा है, उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। तभी सच्चे अर्थ में स्त्री देह मुक्ति को प्राप्त कर पाएगी। समय सीमित है। मैं अब राजनीति में स्त्री के एक नए संदर्भ की ओर बढ़ रहा हूँ, जिस पर चर्चा बहुत कम सुनने को मिलती है। कई सवाल आ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इन सवालों को लेकर मैं फिर से एक बार आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा, यदि आयोजक महोदय का आदेश हुआ तो, क्योंकि जितने सवाल आ रहे हैं बहुत ही गंभीर हैं और उन पर अलग से फिर चर्चा करने की ज़रूरत बढ़ेगी, और यदि समय मिला तो मैं आगे चर्चा में लाऊंगा। फिलहाल मैं एक नई दिशा की ओर कर रहा हूं कि अब तक तो हमने देखा कि एक स्त्री के साथ कैसी राजनीति होती है। अब यह देखें कि स्त्री कैसी राजनीति करती है। साधारणतः यह माना जाता है कि एक स्त्री पुरुषों की तुलना में दया वाली होती है, करुणा ज़्यादा धारण करती है, कोमल हृदय वाली होती है, सेवा का भाव उसमें अधिक होता है, त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। ये स्त्री सुलभ स्वाभाविक गुण गिनवाए जाते हैं। और यदि स्त्री अधिक से अधिक संख्या में राजनीति में आती है तो इन गुणों के कारण उस देश की लोकतांत्रिक संरचना अवश्य ही सृजनात्मक बन पड़ेगी, यह उम्मीद जताई जाती है। मृदुला गर्ग ने बिल्कुल सही कहा है अपने एक साक्षात्कार में कि यदि आप यह मानते हैं कि स्त्री दया, करुणा, प्रेम, सहयोग, त्याग, बलिदान की प्रतिमूर्ति है और राजनीति में आने से राजनीति का भला होगा, तो आप गफलत में हैं। देखना यह होगा कि राजनीति में आने के बाद उसकी दृष्टि क्या पुरुषों की राजनीतिक दृष्टि से फर्क लिए है। जाहिर सी बात है ही नहीं। ये अलग बात है कि जैसे कि हमारे बंगाल में ही, केंद्र में भी ऐसी बातें रही है कि कन्याश्री प्रकल्प या कन्याओं के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के विकास के लिए, उसे आगे और पढ़ने को मिले, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं। अच्छी बात है। लेकिन समग्र राष्ट्र के प्रति उनकी कोई राजनीतिक दृष्टि ऐसी है जो पुरुषों से अलग हो। यह कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि राजनीति के निजी चरित्र है। राजनीति का अपना एक सिद्धांत है, उसका अपना एक चेहरा है, जिसमें पुरुष हो या स्त्री दोनों को विलीन होना पड़ता है। इसके लिए यह आम रास्ता नहीं में एक प्रसंग है जहाँ कहा गया है कि इतने अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, शोषण को देखकर भी यदि संसद में महिला सांसद यदि मौन रहती हैं दलीय अनुशासन के नाम पर, राजनीतिक अनुशासन के नाम पर, तो बहुत आश्चर्य होता है। सारे मुद्दों के ऊपर है राजनीतिक अनुशासन, और इसका नंगा चेहरा उभारा है मनोरमा सिंह ने इस शीर्षक में। वह शीर्षक है मर्दवादी राजनीतिक बयान। स्त्री के विरोध में मर्दवादी जो राजनीतिक बयान है, उसके तहत उन्होंने दिखाया कि कैसे महिला जो सांसद है वे इन मुद्दों पर मौन बने रहती है। इसका कुछ उदाहरण हम जरूर यहाँ रखना चाहेंगे, देना चाहेंगे, क्योंकि अब हम दूसरे जो परिवेश है, दूसरा जो संदर्भ है, उसमें हम शामिल होने जा रहे हैं। उदाहरण हमने आज भी देखा, पिछले 5-6 साल की भी राजनीति को देखें तो केंद्र सरकार के यहाँ महिला सांसद पर्याप्त है, बहुत अधिक ठीक ठाक संख्या में है, लेकिन उनकी राजनीतिक भूमिका कभी भी बलात्कार, स्त्री के साथ बलात्कार, व्यभिचार के मामले में तटस्थ नहीं है। उनकी पहली ही शर्त बन जाती है कि यदि बलात्कारी या बलात्कारी से जुड़े लोग हमारे दल के निकट हैं तो हम वहाँ मौन रहेंगे।
क्यों? यहाँ तो स्त्री मुद्दे को लेकर एक महिला सांसद को आगे बढ़ना था, प्रतिरोध करना था, लेकिन वहाँ प्रतिरोध की जगह जरूरी होता है राजनीतिक अनुशासन। दल के प्रति प्रतिबद्धता अधिक होती है सांसदों में, मैं यह कहना चाहता हूँ। इसलिए राष्ट्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता गौण हो जाती है। तो दलीय प्रतिबद्धता एक मामला है और दूसरा मामला है राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता, जिसमें चुनना पड़ता है दल की प्रतिबद्धता को। और यही कारण है कि हमारे पास बहुत फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है कि कभी ममता बनर्जी, कभी सोनिया गांधी, कभी स्मृति ईरानी, तो कभी इंदिरा गांधी, इन सबों के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में तरह तरह के जो बयान पुरुष नेताओं के द्वारा आते रहते हैं, उसके प्रति जब एक स्त्री का प्रतिरोध आता है तो राजनीतिक अनुशासन के तहत यह सबसे निंदनीय और नकारात्मक पहलू है भारत जैसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। मौन रहती है स्त्रियां, क्योंकि उसे पार्टी को पहले मेंटेन करना होगा, यह शर्त है। तो क्या आज की राजनीति इस सच्चाई से वाकिफ नहीं है? क्या समाज इस सच्चाई को नहीं देख रहा है? फिर भी प्रतिबद्धता कह सकते हैं, अंधभक्ति कह सकते हैं। तो कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं अंधभक्त, मैं कहता हूं भौक्ता। अरे समझो कि जिस बलात्कार व्यभिचार को लेकर के इतने बड़े आंदोलन तक हो जाते हैं, वहां महिला सांसद पहले यह देखती है कि बलात्कारी या उससे जुड़े लोग हमारे दल के तो नहीं है। यदि हमारे दल के मिल जाए तो वहां मौन बने रहना है। यह कौन सा राजनीतिक सरोकार है महिला सांसद का? यही कारण है कि चाहे आप हुदरी हो रचना या ये आम रास्ता नहीं हो रचना, या आगे किरण सिंह की कहानी यीशु की कीलें हो, वहां स्त्रियों के साथ शोषण बदस्तूर आज जारी है। तो पहला मुद्दा राजनीति करते समय महिला सांसद राजनीति न कि राष्ट्रीय और सामाजिक प्रतिबद्धता। दूसरी बात कि क्या एक स्त्री जब राजनीति में उतरती हैं, चुनाव के दौरान लगती हैं, तो उनकी प्रचार शैली कहीं से भी स्त्री संवेदना का परिचय देती है? मुझे लगता है कि इस पक्ष को, स्त्री राजनीति के इस पक्ष को अकेले में कहानी यीशु की कीलें जिस तरह से, जिस गंभीरता से उठाती है, वह स्त्री राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो गई। यीशु की कीलें, वहां जो अरिमर्दन की पत्नी है, अरिमर्दन एक महिला या कह ले अपनी प्रेमिका, राजनीति में प्रेमिका भी कह सकते हैं, रखैल भी कह सकते हैं, एक स्त्री को उसे जलाकर मार देता है और इस अपराध में जेल में है। तो उस जगह पर अब राजनीतिक दायित्व को निभा रही है उनकी पत्नी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय से है। तो वहाँ एक बात आती है कि जब दीदी जी निकलती हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, इसका जिक्र ये आम रास्ता नहीं में भी है, और इसका संकेत आज वर्तमान में राजनीति में आई महिला के प्रति है। वे दिखाती हैं, किरण सिंह दिखाती हैं कि जब एक महिला प्रचार के लिए, दीदी प्रचार के लिए जाती है, तो कैसे, और उसके साथ भारती भी है जिसका शोषण हो चुका रहता है और जारी भी रहता है, कि जाकर महिलाओं के करीब जाती है, उसकी सुंदरता का बखान करती है कि कभी आपके पति ने नहीं कहा कि आप बहुत सुंदर हैं। आखिर इसका राजनीतिक तालमेल क्या है? राजनीतिक मामला क्या है? चुनाव के दौरान वोट मांगने गई हैं
तो आपने जो काम किया है या आपकी जो योजना है उस पर बात करेंगे। और उस दौरान किसी ने पूछ भी दिया कि आपकी पार्टी पीछे बीते 5 वर्ष में जब रही तो क्या की और आगे क्या करेगी स्त्रियों के लिए, तो इस पर मौन हो जाती है दीदी जी। क्यों मौन हो जाती है? क्योंकि राजनीतिक संकल्पना उसके साथ नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि राजनीति में प्रचार तंत्र का एक अपना जो चेहरा है, उस चेहरे में स्त्री हो या पुरुष दोनों समाहित है, विसर्जित है। लेकिन जब बात आती है स्त्री राजनीति की, तो इसलिए यह बात उठानी पड़ती है कि स्त्री के पद पर आते ही तरह तरह की संभावनाएं जगने लगती हैं और ऐसा लगता है कि अब स्त्री समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लेकिन 0/0 की स्थिति बनती है। 0 पहले से कुछ है नहीं और उसमें अब जितना जोड़ घटाव करते रहे, आखिर मिलता क्या है? तो यह जो राजनीतिक प्रचार तंत्र है, उसमें एक स्त्री जब जाती है तो वह राजनीतिक चेहरे में खो जाती हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षा पे खो जाती हैं। वह वहाँ दिखाया है किरण सिंह ने कि कैसे धर्म का, संप्रदाय का, मजहब का, लिंग का इस्तेमाल दीदी जी कर रही हैं। बड़ा मज़ेदार वाकया है, संकेत में रखना चाहूँगा। दीदी जी ने दिखाया है कि अरिमर्दन जेल में है, उसे छुड़वाना है। दूसरी तरफ अपने भाई शमीम है, उसे भी इस्तेमाल में लाना है। भारती है, उसे भी इस्तेमाल में लाना है। और जो पार्टी सुप्रीमो भारती को नेता बनाने के लिए भेजा था, उसे भी ठिकाने लगाना है। ध्यान देने की बात है, एक स्त्री चरित्र है, अपने सामने 4-5 मोहरे रख रही हैं और उनसे जूझ रही है। कैसी राजनीति कर रही है? अपने भाई को जेल से छुड़वाती है क्योंकि उसे ऐसी बीमारी है कि वह सबको कहता है मार दूंगा मार दूंगा, उस आधार पर उसे बेल पर छुड़वाती है। और यह भी दिखा देती है, यह भी कहती है कि तुम जाओ और विरोधी दल को ज्वाइन कर लो। वह चिट्ठी ले लेती है। उसके पति अरिमर्दन को पता चलता है और अपने पति की संवेदना, अपनी संवेदना के आधार पर अपने पति को छुड़वाती भी है, शमीम के विरुद्ध उकसाती भी है, भारती का इस्तेमाल करती हैं और यह सिद्धांत बनाती है कि एक 100% जीत का एक व्याकरण है, तरीका है राजनीति में कि पति की हत्या हो जाए, विरोधी दल को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा दो और खुद चुनाव में खड़ा हो जाओ। तो एक स्त्री चुनाव में खड़ी होती है, हत्या होती है और विरोधी दल पर आरोप है। ऐसी स्थिति यह सोचने वाली बात है कि एक स्त्री की जीत कैसे पहले से एक स्त्री की नज़र में 100% तय है। यह जो सोच कि कैसे एक हत्या को, और कुछ नहीं, अपने पति की हत्या को, आज तक हमने सुना है कि पुरुषों ने घर की स्त्रियों को दबा कर रखा है, कुचल कर रखा है, जाने नहीं देता है, इसमें भी यह बात आती है। लेकिन अब स्त्री उस रूप में नहीं है रचना में। वह प्रतिकार कर रही है, विरोध कर रही है, लेकिन वह प्रतिरोध की स्थिति में नहीं है, बस प्रतिकार की स्थिति में है, बदले की स्थिति में है। उसे लगता है कि यदि अरिमर्दन रहा तो वह कभी सत्ता में आ नहीं पाएगी, सत्ता में नहीं आएगी तो फिर उसका जीवन व्यर्थ जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि वह सोचती है कि मुसलमान भाई बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, स्त्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ, जिस स्त्री को जलाकर उसके पति ने मारा, उसको क्या न्याय मिलेगा? मुस्लिम भाई बहनों को क्या न्याय मिलेगा? नहीं मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें अपने पति की ही हत्या करवाती है, विरोधी दल को उसमें फंसाती है और भारती का भरपूर इस्तेमाल करती है और भारती से ही अपने पति की हत्या करवाती है और उसके शव पर
आंसू बहाती है कि मेरा पति तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलाकर रखना चाह रहा था, जो विरोधियों को पसंद नहीं रहा और उसने हत्या करवा दी और चुनाव जीत जाती है। लेकिन चुनाव जीत कर क्या करती है? भारती को ही भूल जाती हैं। यदि भारती जैसे चरित्र को दीदी जी भूल जा रही हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि समाज में स्त्रियों के कल्याण की बात वह सोच पाएगी, समाज के प्रति राजनीतिक जवाबदेही का निर्वाह कर पाएगी? सत्ता में आना एक चुनौती है, बने रहना उससे बड़ी चुनौती, और बने रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए जिन हथकंडों को अपनाया, उस हथकंडों को बरकरार रखना चुनौती। और इस तरह से सत्ता में आने, बने रहने की जो संकल्पना है, उसमें कहीं भी राष्ट्र, समाज नहीं ठहर पाता। ठहरता है कुछ तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का एक निजी साम्राज्य, और दीदी जी वह पूरा कर रही हैं। इस तरह से ये आम रास्ता नहीं में भी स्त्री को राजनीति में सक्रिय दिखाया गया है। तो अब सवाल उठता यह है कि राजनीति में आने के बाद स्त्री की जो दृष्टि है वह पुरुष की दृष्टि से अलग नहीं है। एक सवाल यहाँ आया है कि स्त्री वोट बैंक कैसे है, वोट बैंक कैसे है? या तो जब चुनाव का समय आता है तो हम देखते हैं कि नायिकाओं को कैसे केंद्र में लाया जाता है, उसके सौंदर्य का कैसे व्यावसायीकरण होता है। एक नज़र से जरा देखें कि राजनीति में आने के पहले ऐसा क्या था नायिकाओं में जो आज सांसद है? उनकी कोई राजनीतिक दृष्टि थी? समाज के प्रति कोई चिंता थी? नहीं थी। फिर भी राजनीति में ही नहीं, डायरेक्ट लोकसभा की सांसद बनी हुई है। इसे हम क्या कहेंगे? तो सौंदर्य को नहीं, सौंदर्य वोट बैंक है। इससे गहरी बात यह है कि राजनेता कैसे लोक कलाकारों को, सिनेमा के कलाकारों को, क्योंकि उसकी लोकप्रियता बनी रहती है, उस लोकप्रियता का व्यावसायीकरण होता है राजनीति में। यह एक व्यवसाय है, इस्तेमाल करूं। और इसी दिशा में मैं एक उपन्यास का जिक्र करना चाहूँगा, जिससे पता चलेगा कि उपन्यास है गीता श्री का हसीनाबाद, जिसमें अंतिम बात यह है कि राम बालक ने यदि गोलबी को लाया था राजनीति में, तो वोट बैंक। साथियों से आग्रह करता हूं कि हसीनाबाद रचना को एक बार पढ़ें तो आज की नायिकाओं की हकीकत सामने आएगी। साहित्य नायिकाओं की हकीकत को लेते हुए आगे का मामला है, मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा। हसीनाबाद में दिखाया गया है कि गोलमी चरित्र है जो सपने देखती नहीं है, बुनती है। और वह एक कलाकार है, कलाकार का राजनीति में लाया जाता है ताकि उसके सौंदर्य, उसकी कलाकारी का इस्तेमाल किया जा सकता है, वोट बढ़ाए जा सकते हैं। वह जीत भी लेती है और संस्कृति मंत्री भी बन जाती है। और चूंकि 12वीं लोकसभा का 11-12 का समय है वह राजनीति का, तो स्पष्ट है कि उस समय कौन संस्कृति मंत्री बन पाई थी महिला, वह हम लोग देख सकते हैं इतिहास में राजनीति के, क्योंकि इसमें जिक्र है। रचनाकार गीता श्री ने इसका तो वहाँ यह दिखाया गया है कि महिला गोलमी चरित्र जो है राजनीति में आती है, लेकिन वहाँ यह बात सबसे दिक्कत वाली होती है कि प्रधानमंत्री के सामने जो प्रधानमंत्री का जो चरित्र आता है बहुत ही हल्का हो जाता है, जिसे वह कहती है और आम्रपाली का स्मरण कराती है कि उसे जब राजसत्ता ने प्रलोभन दिया था सुख का और कहा था कि वह उसकी नर्तकी बन जाए, तो उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। और गोलमी भी ठुकराती है और त्यागपत्र देकर कहती है कि मैं अपने दम खम पर आऊँगी, पूरी तैयारी के साथ आऊँगी राजनीति में, मैं इस तरह से राजनीति में नहीं रह सकती। और वह छोड़ देती है राजनीति। फिर करती क्या है?
तो बात है कि कैसे कलाकारों को राजनीति में लाया जाता है, किस उद्देश्य से लाया जाता है। उसके पास राजनीतिक दृष्टि के नाम पर शून्य है। हेमा मालिनी हो, जया प्रदा हो, या तमाम महिला सांसद अभी जो मौजूद है, विधानसभा में हो, राज्यसभा में हो, चाहे जिस राष्ट्र से हो, उनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण का कोई बैकग्राउंड नहीं है अपना, लेकिन राजनीति में वो जीत कर आ जाती हैं। तो ये किसकी बात आती है? वोट पॉलिसी है राजनेताओं के लिए और आम जनता की मूर्खता है। क्या आम जनता एक बहुत बड़ा सवाल हसीनाबाद जैसी रचना उठा रही है कि क्या आम जनता भी तो समझे इसमें? हम अर्थ निकाल सकते हैं कि राजनेता यदि एक नायिका को राजनीति में लाते हैं वोट बैंक बनाने के लिए, तो सौंदर्य को देखती है, क्योंकि नेता जानते हैं कि आम जनता को, देशवासियों को सौंदर्य चाहिए। और नायिका को भी ये पता है, जनता को भी पता है, नायिका को भी पता है, और दूसरी तरफ राजनेताओं को भी पता है। इसमें किसका हाल खस्ता होता है? पूरा का पूरा देश इसका शिकार। एक राजनीतिक दृष्टि विहीन सांसद से कहीं भी स्त्री समाज का लोकतांत्रिक परिवेश स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए यह स्त्री के सौंदर्य का, उसकी लोकप्रियता का व्यावसायीकरण राजनीति में हमें देखने को मिलता है, और इस मुद्दे को बखूबी हसीनाबाद में हम देख सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक नया पक्ष जो आज बड़े जोरों से चर्चा में है हमारी राजनीति में, कि अचानक बड़े अच्छे कार्यकर्ता रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनका चप्पल घिस जाए, चिरौरी करते रह जाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आती है और वह जीत लेती है। तो नायिका आती है, वोट देने वाले तो आम जनता है। आम जनता भी सौंदर्य चाहती है, और इस सौंदर्य का दर्शन कराते हैं राजनेता, और इस सौंदर्य का मोहरा बनती है ऐसी नायिकाएं, और राजनीति का आज बाजार गर्म है। इसलिए इसमें संदेह ही नहीं कि स्त्रियों का व्यावसायीकरण राजनीति में नहीं होता है। अब एक पक्ष की ओर मैं इशारा करूंगा कि स्त्री राजनीति के पहलू हो गए कि स्त्री के साथ राजनीति, और स्त्री के द्वारा राजनीति, और स्त्री के द्वारा स्त्री के साथ राजनीति। तो कुल मिलाकर बात आती है कि क्या स्त्री वर्तमान राजनीति में कुछ अनुकूल माहौल बना पाने में सक्षम है? तो रचनात्मक स्तर पर ये दो ही उपाय है। या तो राजनीति छोड़कर वह चली जाए, कैसे? हसीनाबाद की गोलमी की तरह अपनी कला जगत में चली जाए, वहाँ अपने अस्तित्व को आकार दे। दूसरी तरफ ये आम रास्ता नहीं कि मृदु है, जो राजनीति छोड़ करके सबसे पहले मानसी संस्था से जुड़ती है और विश्रांति संस्था बनाकर बलात्कृता के कल्याण में लगती है। दूसरी तरफ उसी रचना में एक कुंजू नायिका है, आदिवासी लड़की है, जो अपने साथ हुए अत्याचार के मामले में नेशनल डेमोक्रेटिक है, लेकिन वहाँ भी उसका उसी तरह से दैहिक शोषण होता है, और तब उसे छोड़कर नक्सल आंदोलन से वह जुड़ जाती है। यानी कि राजनीति, मुख्य धारा की राजनीति में नहीं रह सकती है। से स्त्रियां राजनीति से भागने को विवश है, यह तो साफ तौर पर दिख रहा है, जबकि राजनीति में जाने को आज महिलाएं ललाई हुई हैं, हुंकार भर रही हैं कि 33% के लिए आरक्षित कर दे। तो आखिर मामला क्या है? एक तरफ रचना में जहां राजनीति छोड़ने की स्थिति है, वहां यहां राजनीति में आने की होड़ लगी हुई है। को एक शोध का है। अब बात एक पते की जो सामने आती है, यदि राजनीति से है, छोड़ रही है राजनीति तो जा रही है कहाँ? दूसरा, यदि बनी रहती है तो कैसे बनी रहती है? इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा कि मृदुला गर्ग की कहानी है मेरे देश की मिट्टी आहा। इसमें लल्ली एक लड़की है जो विवाह के बाद लैला बनती है, और
राजनीतिक प्रभाव के कारण ही बचपन का एक साथी है जो राजनीति में प्रभावशाली व्यक्तित्व रखता है, उसके कारण उसे साथी मुकर्रिर कर दिया जाता है सरकार की ओर से जो परियोजनाएं हैं उसमें। और उस साथीन के तौर पर वह क्या देखती है, तो गर्भ निरोधक गोलियां बांटने का दायित्व है। वह क्या करती है, इन गोलियों को छिपाकर अपने पति को देती है कि शहर में बेचे, और दूसरी तरफ ध्यान रखें, बदस्तूर नियम उस गोली का सेवन भी कर रही है। कहीं भी दैहिक का वितंडा खड़ा नहीं कर रही है। मृदुला गर्ग यह उनकी खासियत है। सिर्फ इतना कहती है कि नियम से वह उस गोली का सेवन करती है, यानी कि रोज किसी के साथ संबंध बना रही है। और अंत में एक युवक है जिसे एमएलए का टिकट मिलना तय है इस बार, और वह जीतेगा भी। यह जो मामला अब जुड़ रहा है, यह देखें एक स्त्री की अप्रत्यक्ष राजनीतिक भागीदारी कैसे निभ रही है अपने प्रति। देश समाज वहाँ नहीं है। यह सच है वहाँ भी कि हड्डी का कारखाना खोलने का जो प्रस्ताव आया उससे वह मुक्त करा रही है, लेकिन उसके बाद जो व्यक्तिगत फायदे वह ले रही है वह भारी पड़ता है। इसी तरह से हम देखें तो यदि बने रहना है तो ये सारे कुचक्रों को अनिवार्य मानकर जीना पड़ेगा। जो मैं कहना चाहूँगा, जो मैंने संकेत किया था कि राजनीति है या नहीं, तो इस बारे में मैं स्मरण कराना चाहूँगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी यह अंत नहीं का, जहाँ बिरमा जब एक सवर्ण लड़के द्वारा छेड़ी जाती है, बलात्कार की चेष्टा उसके साथ होती है लेकिन बलात्कार होता नहीं है, तब वह प्रशासन के पास जाती है, पंचायत के पास जाती है। पंचायत में बिना अपराध सुने यह सज़ा तय कर दी जाती है, कितने रुपए दे सज़ा के तौर पर वह सवर्ण, क्योंकि उसका जो प्रधान है उसको प्रधानी मिली है तो उसी सवर्ण लड़के के पिता की मदद से। जाहिर सी बात है, जिसके सहारे सत्ता में आएंगे उसका गुण गाएंगे। प्रशासन भी उसके प्रभाव में है और बिरमा का मामला ठंडा पड़ जाता है उस समय। लेकिन कहती है यह अंत नहीं है, यह अंत नहीं है, क्योंकि अब हमें शुरुआत करनी होगी। कैसी शुरुआत? वह कहती है कि हमें अपने लोगों को जगाना होगा, यानी कि हमारे प्रतिनिधित्व जो बनते हैं हमारी बिरादरी से, हमारे समुदाय से, उन्हें जगाना होगा, उन्हें जागरूक बनाना होगा। इतने वर्षों की यात्रा में देखना है हमें कि क्या महिलाएं अपने प्रतिनिधित्व को जागरूक बना पाई। असलियत तो यह है कि जब खुद प्रतिनिधित्व प्राप्त करती हैं तो वैसे ही कुकर्मों का एक हिस्सा बनकर रह जाती हैं। फिर कहाँ गया वह संकल्प ओम प्रकाश वाल्मीकि की बिरमा का कि अपनी बिरादरी के लोगों को जगाना है। जगाते जगाते खुद सो ही रही। स्त्री समाज, अन्य बहु जो व्यापक स्त्री समाज है, उसे भी सोने के लिए विवश कर गई। इसलिए आज स्त्री के प्रति, स्त्री की राजनीति में आने के बाद कोई समाज दृष्टि हो, इसमें हम उतने आश्वस्त नहीं हो पाते हैं। अब हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। पहले कुछ खास संदर्भ में रखना चाहूँगा जिस ओर ध्यान नहीं जाता है कि स्त्री राजनीति तो स्त्री के साथ और स्त्री के द्वारा तो मुद्दा बना ही रहा है यह शीर्षक, लेकिन इसमें बहुत ही अप्रत्यक्ष से जुड़ा हुआ है और दो मामला, स्त्री राजनीति और प्रशासन, स्त्री राजनीति और मीडिया। आश्चर्य होगा आपको जानकर कि 2013 में रजनी गुप्त ने अपनी रचना ये आम रास्ता नहीं उपन्यास में जिस तरह से एक बलात्कार पीड़िता की सड़क दुर्घटना में मौत का बिंब रचा है, वैसा ही बिल्कुल नाव की घटना घटी। बलात्कृता के पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया। कहाँ है प्रशासन?
सवाल यह है कि कहाँ है महिला सांसद? क्यों मौन है? क्यों उनकी ओर से प्रतिरोध नहीं हुआ? बहुत ही शर्म की बात है कि जब केंद्र की सरकार के लोग बलात्कार से जुड़े रहते हैं तो वहाँ मौन रहते हैं, मौन रहती है महिला सांसद, और जैसे ही विरोधी सरकार के राज्य में घटना घटती है तो उसे मिसाल के रूप में खड़ी कर देती है कि वहाँ भी कोई विरोध नहीं हो रहा है, वहाँ भी कोई प्रशासन सफल नहीं है। विचित्र हाल है। दूसरों की असफलता को अपनी असफलता छिपाने का बहुत कारगर हथियार बना डालती हैं। तो ये जो रोड दुर्घटना दिखा करके बलात्कृता को ही समाप्त कर दो, न रहे बांस न बाजे बांसुरी, न रहे प्रतिरोध, न रहे वह व्यक्ति जिसके साथ गलत हुआ, न गलत का प्रचार होगा, न राजनीतिक नुकसान होगा, और बड़ा मामला रफा दफा हो जाता है धीरे धीरे। तो जिस तरह से 2013 में बिंब रचा है, ठीक वैसी ही घटना हमें यह देखने को मिली। तो मैं बड़ा दंग रह गया कि क्या कहूँ, रजनी गुप्त को भविष्यवाणी कर रही हैं? नहीं, यही है एक सफल सार्थक अपने समय के नब्ज को दूर तक महसूस कर पाती हैं, वर्तमान में रहकर भविष्य को प्रस्तुत कर दे रही हैं। यह उनकी दूरदर्शिता है, रचना दृष्टि की गहनता है, उसके व्यापक सरोकार हैं, ईमानदार सरोकार हैं, तभी ऐसे तथ्यों को सामने लाकर एक कथ्य बनाती है। मैं बात कर रहा था कि प्रशासन साथ नहीं दे पा रहा है, बल्कि प्रशासन का भी राजनीतिकरण हो जाता है। दूसरी तरफ मीडिया आज का जो है, उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बलात्कार जैसे संवेदनशील मामले पर एक सार्थक संवाद करा पाए, परिचर्चा करा पाए, क्योंकि उसका चरित्र आज अपने को बनाए रखना अधिक बनता जा रहा है। अपने को ही स्थापित करने में उनकी भूमिका बनी रहती है। बात आ रही है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। बिल्कुल है। मैंने जो जिक्र किया कि वो नाव की घटना को लेकर मौन रही और बंगाल के मालदा में एक घटना घटी तो उसमें बता रही हैं कि बंगाल में यह घटना घटी, वहाँ की सरकार, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है। बिल्कुल सही सी बात है। मैंने इसीलिए कहा कि राजनीति में जब स्त्री तो उनका सामाजिक सरोकार, राष्ट्रीय सरोकार गौण हो जाता है और दलीय सरोकार, पार्टी के प्रति उनकी जवाबदेही मुख्य हो जाती है। आप कहेंगे पुरुषों का भी तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम पुरुष राजनीति पर तो बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं स्त्री राजनीति पर। तो स्त्री की क्या भूमिका होनी चाहिए, हम उसे तो यहाँ मुद्दा बनाएंगे ही। और पुरुषों ने गलत किया तो स्त्रियां भी गलत करें, यह कहाँ का सिद्धांत है। तो इस मामले में मीडिया की जो भूमिका होनी चाहिए वो नहीं होगी, और एक बहुत साधारण सी बात है कि जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि कैसे एक स्त्री राजनीति में आती है तो बड़े बड़े संकल्प उसके साथ होते हैं, लेकिन उसकी अपनी और प्रचार तंत्र होता है, पार्टी का अनुशासन होता है, उनकी निजी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, प्रतिकूल परिवेश होता है, मीडिया का तटस्थ जिम्मेदार रवैया का अभाव होता है, जिसके कारण एक स्त्री का राजनीति में आना स्त्री समाज के लिए, विशेषकर भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र में जो सपना माना जो बना रहता है, वह कभी भी पूरा होता नहीं दिखता है। और अब इस शोध संवाद के अंत की ओर, और व्यक्तिगत रूप से मेरी जो अपेक्षा है इस संवाद के माध्यम से, उसे मैं रखना चाहूँगा कि जब हम शोध की दिशा में बढ़ते हैं तो बहुत हल्का सा कोई विषय लेकर काम करना चाहते हैं, और फिर
हमारे काम को हमारे निदेशक भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हम निपटा लें। तो शोध कार्य एक निपटान मात्र दायित्व बनकर रह जाता है अपने एकेडमिक प्रोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए। हमारे आयोजक महोदय का एक संकेत है कि हम आगे भी इस संवाद को बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आगे ऐसा मौका मिलेगा। तो अब मैं अंतिम अपनी जो अपेक्षा है वह रख रहा हूँ कि हमारे साहित्य के जो पाठक हैं, रचनाकार हैं या आलोचक हैं, उनसे एक अपील है कि यदि इस दिशा में और भी कोई रचना है तो उसे सामने लाएं और शोधार्थी के लिए, शोध कार्य करने वालों के लिए या करने वालों के लिए सुझाव तो मैं नहीं कहूँगा, एक उनसे उम्मीद है कि जब इस दिशा में आएं तो कथ्य, विशेषकर स्त्री राजनीति का कथ्य जिस तरह से तैयार किया जाता है उस पर जरूर खोजी प्रयास करें कि लेखन में रचनाकार ने स्त्री राजनीति के जिस चेहरे को उभारा है, क्या वह सच है, इसकी परख कैसे हो। जब बात आती है कथ्य की, तो कथ्य क्या है, कैसे इसकी पहचान हो, हम इसमें उलझ जाते हैं। तो मेरा एक संकेत मात्र है कि जो तथ्य दिखाए गए हैं, जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है रचना में, उन्हें हम तथ्य मान लें साहित्य का। उन तथ्यों के बीच जो सत्य, संभावित सत्य, यानी पढ़कर लगे कि हाँ ऐसा हो सकता है, तब यानी कि तथ्य के साथ जब ये संभावित सत्य जुड़ते हैं तब वह तथ्य कथ्य बन पाता है। और इस कसौटी पर मैं नहीं कहता कि जो रजनी गुप्त जी ने लिख दिया, किरण सिंह ने जो लिख दिया, मृदुला गर्ग ने जो लिख दिया, इसी तरह से आप हुदरी में रमणिका गुप्ता ने जो लिख दिया, सब, बल्कि उसकी सत्यता एक ईमानदार शोध वृत्ति को, शोध चेष्टा को विकसित करने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम वर्तमान में सक्रिय महिला सांसदों, नेताओं का अधिक से अधिक साक्षात्कार लें, उनके रहस्यों को खोजें और उस खोज के आलोक में ऐसी रचनाओं के भावी सरोकार, महत्व को अपने पाठक समाज के सामने प्रस्तुत करें। इन्हीं कामना के साथ शोध संवाद से जुड़े हमारे विद्यार्थी हों, हमारे अध्यापक साथी हों, हमारे लिए मार्गदर्शक आलोचक हों, और सबसे ऊपर जिन्हें मैं समझता हूँ वह है रचनाकार, जिन्होंने इस दिशा को अपने लेखन से सार्थक बनाया है और बेहद जरूरी महसूस कराया है हमारे लिए। उसे हमारे सारे दर्शक महसूस करें और इस दिशा में सक्रिय हों। यह एक प्रयास रहा। समय की सीमा में आगे ज़रूरत पड़ने पर हम पुनः को लेकर आप सबों के सामने उपस्थित मैं रहूँगा। इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ। और एक अंतिम बात कि जितने सवाल आए हैं अपने विद्यार्थी और आलोचक और रचनाकार साथी जो भी हैं और जो सवाल आते रहेंगे इस पोस्ट पर, उनको केंद्र में रखकर मैं पुनः आपसे मिलने की कोशिश करूँगा यदि भविष्य में ऐसा मौका मिला तो। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।